हेलो दोस्तों, HSAS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने पे फिक्सेशन और ज्वाइनिंग टाइम के 3 एग्जांपल किए थे। आई होप आप सबको बड़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन की। ये पेंशन किसके लिए? 1/1/2006 से पहले जो गवर्नमेंट सर्विस में आए थे उनको पुरानी पेंशन जो बोलते हैं हम, वो मिलती थी। अब तो NPS आ गया है तो वो नहीं है। अब तो जो पुराने एम्प्लॉय हैं 1/1/6 से पहले के, वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। और वो उसके लिए क्या फार्मूला होता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले एम्प्लॉई जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, और उसके साथ साथ क्या क्या होती हैं, फैमिली पेंशन होती है उसकी। अगर मान लो एम्प्लॉई पेंशन लेता हुआ एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है। उसके साथ उसका GPF मिलता है, उसको लीव इनकैशमेंट मिलता है, और उसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलती है। ठीक है दोस्तों। और एक कॉम्यूटेशन भी वो कराता है अपने अमाउंट का, जो उसको पेंशन मिलती है उसमें से। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक हाफ ईयरली हमको बनाना होता है, जो एम्प्लॉई पूरी एंटायर सर्विस करता है उसमें से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को घटाने के बाद जो उसकी टोटल सर्विस बनती है, नेट सर्विस, उसमें जितने साल होते हैं उनको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करके, और उस हाफ ईयरली को हम फॉर्मूले में लगाते हैं, जिससे उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन और ये सब निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वालिफाइंग सर्विस कौन सी है और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कौन सी है। तो क्वालिफाइंग तो जो भी आपकी सैंक्शन हो गई, छुट्टियां हैं, अर्न लीव हैं, सब चीज़ें वो क्वालिफाइंग हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे गए हो सैंक्शन होके, मेडिकल ग्राउंड पे, स्टडी ग्राउंड पे, वो भी। तो इनमें से नॉन क्वालिफाइंग कौन सी है वह मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चले गए, ये विदाउट मेडिकल ग्राउंड वाली हैं दोस्तों। आप सस्पेंड के रिगार्डिंग बात करेंगे तो वो भी नॉन क्वालिफाइंग होती है। आप विलफुल एब्सेंस के बारे में बात करेंगे, वो भी आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। अनऑथोराइज्ड एब्सेंस है, ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम है, तो ये दोस्तों नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होती है, और ये टोटल में से माइनस होके नेट क्वालिफाइंग सर्विस बन जाती है, और उसी को हम आगे फॉर्मूले में बनाते हैं। तो हाफ ईयरली के लिए जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो मैं थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। कि मान लीजिए आपकी हाफ ईयरली बनाते समय टोटल नेट सर्विस जो है वो 20 साल 20 ईयर्स 3 मंथ्स और 5 डेज आ गई। ठीक है दोस्तों। तो जो ईयर्स हैं वो तो सीधे सीधे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये तो 40 बन गए, और जो मंथ है ना उनको हमें स्पेशली देखना पड़ता है कि उसको कैसे। अगर 3 मंथ होते हैं और 3 मंथ के साथ साथ एक दिन भी आगे और 3 मंथ हो तो उसको पूरा एक हाफ ईयर मानते हैं। तो इस 3 मंथ प्लस 5 डेज को 1 हाफ ईयर काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 2 महीने 29 दिन होते तो वो हाफ ईयरली काउंट नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल हाफ ईयरली क्या बन जाएंगे, 40
1। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 मंथ होते और 5 डे होते तो 20 के तो 40 हो गए, एक 6 महीने कंप्लीट है 41 के बाद जो 3 महीने 5 दिन बन गए फिर उसका वो भी तो 42। तो कहने का मतलब है दोस्तों हम 6 महीने के टुकड़े बनाएंगे और उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा पेंशन के फार्मूले के बारे में बताता हूँ कि पेंशन कैसे एम्प्लॉय की निकलती है। तो उसके रिगार्डिंग फार्मूला होता है कि लास्ट पे, यहाँ लास्ट पे का मतलब क्या है दोस्तों, बेसिक पे। यहाँ पे हम बेसिक पे की बात करते हैं क्योंकि अलाउंसेस जो होते हैं वो हमेशा बेसिक पे के ही ऊपर मिलते हैं, वो बाद में मिलते हैं, वो अलाउंसेस हैं वो बेसिक पे के ऊपर होते हैं। तो लास्ट पे यहाँ पे जब बात करें हम तो ये बेसिक पे है और फार्मूला लास्ट पे बाय 2 इंटू हाफ ईयरली मैक्सिमम कितना 40/40। कहने का मतलब है हाफ ईयरली यहाँ पे मैक्सिमम 40 है। अगर किसी एम्प्लॉय के 52 हैं 46 हैं तो मैक्सिमम हम 40 लेंगे, अगर 40 से कम है तो वहाँ पे हम कम वाला ही लेंगे। मान लीजिए किसी ने 17 साल नौकरी की है और वो रिटायर वॉलंटरी ले गया, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ मैक्सिमम में तो 34 बनेंगे, तो वहाँ पे 34/40 आ जाएगा। तो ये पेंशन का फार्मूला है दोस्तों। और पेंशन का फार्मूला जब बनता है उसके बाद ही हम फैमिली पेंशन बनाते हैं। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है। तो दोस्तों इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 16/4/2009 तक 33 मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस हुआ करती थी पेंशन के रिगार्डिंग, और 17/4/2009 से 15/7/2014 तक 28 मैक्सिमम ईयर्स होते थे क्वालिफाइंग सर्विस के, और 2014 के बाद से अब तक अब 20 इसकी मैक्सिमम कंडीशन कर दी है क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन के रिगार्डिंग दोस्तों। तो ये थोड़ा सा बेस था पेंशन के रिगार्डिंग दोस्तों, आपको बताने के लिए ज़रूरी था। ऐसे ही हम बात करेंगे कि कम्यूटेशन क्या होता है। तो कम्यूटेशन के बारे में हम बताएंगे आपको कि जो 40% मैक्सिमम कम्यूट करवा सकता है एक एम्प्लॉय, जब वो रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट देती है, उसको कम्यूटेशन बोलते हैं। वो उसकी पेंशन में से डिडक्ट होके आगे उसको पेंशन कम मिलती रहती है, और वो जो एक हिस्सा कम्यूट करा लेता है वो अपने घर के खर्चों को देखते हुए वो एक साथ करा लेता है, जो कि उसके पेंशन में से कट के हर महीने उसको एक तरह से लोन चुकाया जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप ये होता है। तो इसमें 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक पोर्शन होता है कि कितना पोर्शन पेंशन में से कटता है, ठीक है दोस्तों, कितना पोर्शन, जैसे 40% मैक्सिमम है उसकी, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 40% ही कमिट करा लिया तो उसकी पेंशन मान लीजिए दोस्तों 40,000 बनती है, तो उसका 40% का मतलब हो गया 16,000 रुपये। कहने का मतलब ये 16,000 रुपये के हिसाब से ये कम्यूट करा लेगा, और इसकी अमाउंट क्या बन जाएगी, बी पार्ट क्या बन जाता है इसका अमाउंट, जो कम्यूटेशन की इकट्ठी अमाउंट वो क्या लेगा, जो ये हिस्सा है 16,000 का इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर। जो कम्यूटेशन फैक्टर होता है दोस्तों वो क्या होता है, परसेंटेज नेक्स्ट बर्थडे। ये आपको पेंशन वाली जो सिविल सर्विस की बुक है उसके लास्ट में एक टेबल दी हुई है दोस्तों, उसमें क्या है, जो नेक्स्ट बर्थडे होता है उसके सामने जो फैक्टर दिया हुआ है उसको यहाँ पे उठाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप 58 की ग्रुप सी के एम्प्लॉई हैं, 58 की एज में आप रिटायर हो रहे हैं,
तो नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा आपका 59 की एज में। तो 59 के सामने जो टेबल में आपको जो फैक्टर मिलेगा वो इस फैक्टर को आपने लेना है, जो कि मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है, और उसका 58 के रिगार्डिंग बता देता हूँ मैं। तो वो 8.371 होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 16,000 गुना में 12 और गुना में ये फैक्टर करके जो अमाउंट बनती है वो उसकी कम्यूट अमाउंट हो जाती है। और कम्यूट अमाउंट होने के बाद जैसे ये 16,000 रुपये का एक पोर्शन अपनी पेंशन में से ही उसने डिडक्ट करवाया है, उसी की अमाउंट मिली है, उसी के मल्टीप्लाई करके, तो ये 16,000 जो उसकी 40,000 पेंशन बनी है उसमें से घट जाएगी, और उसको जो पेंशन मिलनी थी 40,000, क्योंकि उसने कमिट करा लिया तो अब उसको 24,000 मिलेगी, क्योंकि 16,000 के इससे को उसने कमिट करा लिया। और उस 24,000 को हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल पेंशन, रेजिडुअल पेंशन। ठीक है दोस्तों। और रेजिडुअल पेंशन होती है जो दोस्तों वो 15 साल तक एम्प्लॉय लेता है, उसके बाद फिर से वो फुल पेंशन मिलने लग जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बताता हूँ कि जो 24,000 है उसको रेजिडुअल पेंशन वो 15 साल तक मिलेगी। कब से मिलेगी, जिस दिन वो रिटायर हो उससे नेक्स्ट डे से जो उसकी पेंशन है कमिट कराने के बाद उसकी 24,000 15 साल तक लेता रहेगा। 15 साल में इसका कम्यूट कराई हुई अमाउंट का एक साथ का उसका ब्याज भी वो भर देगा। ठीक है दोस्तों। और जो उसकी पेंशन कम कम ले रहा था उसमें वो सारा अमाउंट है वो सब एडजस्ट हो गया, और अब उसको 15 साल के बाद 16वें साल जैसे ही लगेगा तो उसकी पेंशन वापस से 40,000 हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों रेजिडुअल पेंशन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये 15 ईयर्स के लिए मिलती है, उसके बाद से दोबारा से पेंशन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों फैमिली पेंशन के बारे में भी बता देता हूँ कि फैमिली पेंशन क्या होती है। जब एक एम्प्लॉय पेंशन ले रहा होता है और वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, स्पाउस है या बच्चे हैं, उनको जो पेंशन मिलती है तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक होती है एनहांस्ड रेट पे। ठीक है दोस्तों। एनहांस्ड रेट क्या होती है, जो पेंशन उस एम्प्लॉय को मिल रही थी वही, मान लीजिए उसको 40,000 मिलनी थी तो वो 40,000 ही उसको पेंशन मिलेगी। और इसमें एक कंडीशन होती है बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि हर जगह आपने मेंशन करनी है कि फॉर 7 years और ही वुड अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज लेस। तो ये कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है 60 ईयर्स का हो गया, 2 साल उसको रिटायर हुए हो गए थे और वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी फैमिली पेंशन है वो उसकी वाइफ को मिलेगी। कब तक मिलेगी, या तो वो 65 साल का पहले हो जाता है या 7 साल तक उसको लेनी होती है। तो अब आप वो 60 का था, एक्सपायर हो गया, तो 65 पहले आएगा, या 60 में 7 जोड़ोगे 67, तो 65 पहले आ रहा है। तो वो जब तक वो 65 का हो जाता, अगर जिंदा होता, तो तब तक उसकी फैमिली पेंशन मतलब 65 की एज तक का उसको वाइफ को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 56 ईयर्स में वॉलेंट्री रिटायर ले लिया उसने 55 में, और 56 में वो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर होने के बाद अब आप देख लीजिए 56 के बाद 7 जोड़ेंगे आप 63 में, से 7 साल तक फैमिली पेंशन लेती है उसकी वाइफ, तो 63 ईयर्स तक लेगी, और या उसकी एज 65 तक। तो कौन सी पहले आ रही है, 7 साल की कंडीशन पहले आ रही है, तो वो 7 साल की कंडीशन तक वाली कंडीशन इसमें एनहांस्ड रेट में लगेगी। और जब एनहांस्ड रेट कंप्लीट हो जाती है तो उसको नॉर्मल रेट पर पेंशन मिल जाती है, जो क्या होती है उसकी लास्ट बेसिक होती है ना, जो एट द डेथ के टाइम पे जो उसकी लास्ट पे थी उसका 30%। ठीक है दोस्तों। तो ये उसकी नॉर्मल रेट होती है। तो लीव इनकैशमेंट के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। लीव इनकैशमेंट में हमारे पास फार्मूला होता है
दोस्तों लास्ट पे, ठीक है दोस्तों, लास्ट पे प्लस DA मल्टीप्लाई बाय हाफ ईयरली, सॉरी दोस्तों ये DCRG के बारे में बात करें हम, लीव इनकैशमेंट का इसके बाद में बताऊंगा, हाफ ईयरली, और मैक्सिमम कंडीशन होती है 66 इन केस ऑफ ग्रुप A, B और C के, और मैक्सिमम कंडीशन 70 होती है ग्रुप D के केस में। दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पे आपको मैक्सिमम 66 लेना अगर एम्प्लॉय ABC ग्रुप का है, और अगर एम्प्लॉय ग्रुप D का है तो हाफ ईयरली हमने 70 लेना है, ठीक है दोस्तों, और बाय में आता है 4। और एक बात और दोस्तों, लास्ट पे प्लस DA को हम क्या बोलते हैं, इमोल्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम जब फार्मूला करेंगे तो वहाँ इमोल्यूमेंट्स बोलेंगे, तो इमोल्यूमेंट्स का मतलब है हमारा लास्ट पे प्लस DA। तो दोस्तों DCRG के रिगार्डिंग हमारे पास फार्मूला आ गया, और इसकी एक कंडीशन है कि मैक्सिमम 20 लाख की DCRG, 20 लाख की DCRG एक एम्प्लॉय ले सकता है, उससे ज़्यादा बनती है तो भी उसको 20 लाख ही बनेगी। बहुत रेयर चांस है किसी की 20 लाख से ज़्यादा बने, बहुत कम होता है ऐसा। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, हमारा ए पार्ट होता है DCRG में इमोल्यूमेंट्स, पहले हम इमोल्यूमेंट्स ही निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, लास्ट पे प्लस DA जो जिस वक्त तो रिटायर होता है उसकी परसेंटेज जो होती है, जैसे 12%, 17%, 28%, वो तो उनको जो मिला के अमाउंट आती है उसको इमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। और B होता है अमाउंट, कैपिटलाइज्ड अमाउंट बोल दो आप चाहे, ओके दोस्तों। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जो इमोल्यूमेंट्स है इनटू हाफ ईयरली, वही कंडीशन मैक्सिमम 66 या 70/4। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की। तो इसमें दोस्तों सेम है, पहला पार्ट वही इमोल्यूमेंट्स का आपको पता ही है दोस्तों, लास्ट पे प्लस DA जो भी आएगा, और B होता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट का फार्मूला है इमोल्यूमेंट्स इनटू जितना अर्नड लीव के दिन उसके हैं, मैक्सिमम 300 होता है, 300 दिन की छुट्टियों के हमें पैसे मिलते हैं। यहाँ पे 300 से ज़्यादा जितनी है तो मैक्सिमम 300 होती है, और उससे कम है तो कम वाली। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के पास 298 है तो वो यहाँ पे 298 आ जाएंगे, अगर उसके पास 305 हैं तो 300 आ जाएंगे, ठीक है। बाय में आएगा 30। यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि वो जनवरी में रिटायर हो रहा था 31 आएगा, नहीं, यहाँ पे बाय में आएगा 30, क्योंकि PFR में हमारे में बता रखा है मंथ का मतलब क्या होता है 30 डेज, तो हमने यहाँ क्या लेना है 30। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम 300/30 होता है। तो आप जब सॉल्यूशन भी करेंगे तो वहाँ पे इमोल्यूमेंट्स इनटू 300/30 लिखना है, कहीं आप वहाँ शॉर्टकट के चक्कर में इनटू 10 करके आ जाएं, एग्जामिनर उसको राउंड करके और आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको आपको एक्सप्लेन करके आना है कि 300 छुट्टियों के 30 मंथ के हिसाब से 10 महीने की सैलरी बनेगी, तो वहाँ इनटू 10 की बजाय आपने पूरा उसको 300/30 करके आना है। तो दोस्तों इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।